हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम देखेंगे द हिंदू जो हमारी सीरीज चल रही है उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ओके, सो आज की जो डेट होगी वो होगी 28 मई से लेके 31 मई तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसेंटली सीन इन न्यूज पेसा। ठीक है, पेसा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, ये एक प्रकार का एक्ट है, इसे एक्सटेंशन एक्ट भी कहा जाता है। ये किससे रिलेटेड है? ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये बताना है कि पेसा एक्ट या फिर एक्सटेंशन एक्ट किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। तो ये बेसिकली पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो गवर्नर हैं उन्होंने मॉडिफाई कर लिया है लॉ को ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट्स। ओके, अब यहाँ दो चीज़ें हैं समझने वाली। अब बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं, एक शेड्यूल जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, उसमें से जो 5वां शेड्यूल होता है वो ये बोलता है कि कुछ ऐसे राज्य हैं भारत में, ठीक है, जहाँ पे कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल आप कह सकते हैं एससी और एसटीज रहते हैं। ठीक है, या वो एरियाज होते हैं तो वो उनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जब भी भारत सरकार के द्वारा कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट बनाया जाएगा तो उन पर्टिकुलर एरिया में उस राज्य में वो किसी भी मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है, ये लागू कर सकते हैं या उसे मॉडिफाई करके लागू कर सकते हैं। ये उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नर की मतलब पूरी जवाबदारी होगी। ओके, किसी भी प्रकार का लॉ या एक्ट अगर किसी भी राज्य में पास करना है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, तो वहाँ के गवर्नर की जवाबदारी होगी कि उसे मॉडिफाई करके वहाँ पे वो उसे इम्प्लीमेंट करें ताकि उससे इनका कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि यहाँ पे गवर्नर ने फॉरेस्ट राइट के जो एक्ट्स हैं उसे मॉडिफाई कर दिया। बेसिकली फॉरेस्ट राइट एक एक्ट, फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है वो 2006 में बनाया गया था। इसमें ये कहा जाता है कि जो छोटे तबके के लोग होते हैं वहाँ पे जो ग्राम सभा में रहते हैं या फिर तो जो फॉरेस्ट होगा उसके जो प्रोड्यूसेस होंगे, चाहे वो लकड़ी हो या फिर वहाँ से जो भी हर्ब्स वगैरह होंगे, वो उनके लिए है। ठीक है, वो उनके राइट्स हैं और इसे वो कंज्यूम कर सकते हैं या फिर इसे मार्केट में भी इसे सेल आउट कर सकते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये कहलाता है फॉरेस्ट राइट एक्ट्स ऑफ 2006। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को फॉरेस्ट राइट एक्ट से या फिर उसके राइटफुल जो उसकी एक अथॉरिटी है उससे हटाया जाता है या फिर उसे वहाँ से हटाने की बात कही जाती है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन अप्रोच कर सकता है या फिर अपील कर सकता है। किसको कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एक बनाई जाती है, उसको डीएलसी बोला जाता है। ठीक है, फिर ये देखेगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन के राइट वहाँ पे वायलेट हुए या नहीं हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नर ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर राइट के वायलेशन के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी थी इसे क्या किया है, यहाँ पे एक और कमेटी बना दी गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो अब जो हेयरिंग होगी उसके लिए अगर मान लीजिए किसी के राइट वायलेट हुए हैं तो उसे 6 महीने के अंदर, ठीक है, अगर नहीं हुए हैं तो फिर 3 महीने के अंदर, ऐसे करके कुछ प्रावधान बना दिए। तो एक्टिविस्ट यहाँ पे कह रहे हैं वैसे ही तो इनसे इससे पहले इनको यहाँ पे किसी भी प्रकार का राइट्स नहीं मिलते थे और अब इस प्रोसेस को और लंबा कर दिया है। और अगर मान लीजिए किसी एक फार्मर को अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर जाना पड़े तो वो इससे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बेसिकली यहाँ पे डिनायल ऑफ जस्टिस की बात कही जा रही है इस पर्टिकुलर एक्टिविस्ट या फिर एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से आपको इतना समझना है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस पर्टिकुलर वीडियोस को आप आई बटन दबा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन इन न्यूज अ ग्रास हॉपर्स। ठीक है, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ग्रास हॉपर्स है जिसका नाम है लोकस स्वैम्प। ठीक है, जो कि ये बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल लैंड या फिर जो प्रोड्यूसर्स उसको ये हैम्पर कर रहा है। ठीक है, तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे सिचुएटेड है? भारत में। तो यहाँ पे पूछ रहा है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये संस्था भारत में कहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, तो इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसको इस पूरे आर्टिकल में, हिंदू का आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि इससे पहले कोविड, कोविड के बाद अम्फन और अम्फन के बाद ये कोविड तो पूरे देश में चल रहा है, ये अम्फन आया ईस्ट में। अब वेस्ट में जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो लोकस्ट स्वैम्प है इससे लोग यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का डेडली हो सकता है आने वाले समय में, और ये इससे पहले भी आ चुका है। ठीक है, 2010 1997 से लेके 2010 तक ये देखा गया था, उसके बाद से ये नहीं देखा गया था पिछले 10 सालों से। लेकिन जब भी ये आता है उसके बाद 8 साल तक इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो बेसिकली ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो उसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, जहाँ पे जो इसका हेडक्वार्टर एक फरीदाबाद में है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज निभाता है, और जो जोधपुर में है वो देखता है टेक्निकल ऑपरेशंस। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हेड रिसेंटली, ठीक है, मतलब किस नेशन के हेड ने रिसेंटली आगे आए और ये कहा वो मीडिएट करेंगे बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जैसे इंडिया एंड चाइना के बीच में जो अभी बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर नेशन के हेड आगे आए और बोले कि हम इन दोनों के बीच में मीडिएशन करेंगे और जो पर्टिकुलर इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो लद्दाख में हो या फिर सिक्किम में हो, ठीक है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में हो, इन सबको ये सॉर्ट आउट करवाएंगे किससे, चाइना से करेंगे। तो ये किसने कहा है, किस नेशन के हेड हैं? तो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रशिया, सॉरी यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यूएसए का खुद ट्रेड वॉर चल रहा है और ये खुद ही मतलब ब्लेम गेम खेल रहे हैं चाइना के साथ, और ये अब इंडिया को मीडिएट कराएंगे, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में एक मीडिएटर की तरह यहाँ पे एक्ट करेंगे। तो ये खुद ही मतलब फंसे हुए हैं और ये दूसरों को मतलब किसी भी समस्या से निकालेंगे। तो ये कुल मिला के मतलब टिट फॉर टैट वाली बात हो गई कि वो अपना तो संभाल नहीं पा रहे और दूसरे नेशंस के बीच में या फिर उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीएल फ्रेंचाइजी प्लेज टू डोनेट टू सीएम रिलीफ फंड ऑफ वेस्ट बंगाल, ओके, अमिड साइक्लोन अम्फन। तो साइक्लोन अम्फन के मद्देनजर कौन सी ऐसी आईपीएल फ्रेंचाइजी है जिसने ये कहा है कि वो वहाँ वेस्ट बंगाल के सीएम जो रिलीफ फंड है उसमें डोनेट करेगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है केकेआर। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो केकेआर ने प्लेज किया है कि मतलब वो अपना बिट करेंगे, मतलब जो भी उनसे बन पड़ेगा वो मतलब वहाँ पे डोनेट करेंगे और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज करने वाले हैं, 5000 ट्रीज लगाएंगे, ठीक है, और बहुत सारी सहायता वाहन जो बोला जाता है व्हीकल्स को वहाँ पे चला रहे हैं ताकि जो स्टेट है वो फिर से वापस पटरी पे आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक जायंट्स फेसिंग एंटी ट्रस्ट केसेस इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टेक जायंट है जो कि एंटी ट्रस्ट केसेस फेस कर रहा है? एंटी ट्रस्ट का मतलब होता है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ओके, कि आप बोल कुछ रहे हैं, ऑन पेपर्स कुछ लिख के दिया, ठीक है, जिसकी आपको परमिशन मिली, बट मतलब किसी भी अलग माध्यम से या बैकएंड से आप क्या कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा, ठीक है, क्या के खिलाफ कह सकते हैं आप, ठीक है, जस्ट बिकॉज फॉर अर्निंग या फिर अपनी कंपनी को ग्रो कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, गूगल। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि गूगल ने क्या किया है, जो गूगल पे होता है उसको ये अपने जो ऐप स्टोर है, ओके, ऐप स्टोर में ये बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने एक नया मोबाइल परचेज किया है, ठीक है, और उस मोबाइल में क्या होता है, कुछ जो ऐप्स होते हैं वो इनबिल्ट आते हैं, ठीक है। अब वो इनबिल्ट ऐप आएंगे तो आप अगर मान लीजिए वहाँ पे गूगल पे इनबिल्ट आएगा तो आप उसी को डायरेक्टली यूज़ करने लग जाएंगे, रादर देन अगर ये इनबिल्ट नहीं आएगा तो आप फिर क्या करेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस को देखेंगे, चाहे वो फ़ोन पे हो, ठीक है, या गूगल पे हो, या और भी जो भी भीम ऐप, पेटीएम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कही जा रही है कि इनको इक्वल मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, रादर देन कि गूगल को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होना चाहिए कि वो प्री ऑक्यूपाइड या फिर बाय डिफॉल्ट अपने किसी मतलब जो पेटीएम पेमेंट ऐप है उसे इंस्टॉल करके दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरे लोगों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, गूगल को एक एज होता है। ओके, अगर मान लीजिए इनके 100 यूजर्स हैं उस पर्टिकुलर ऐप स्टोर के, तो वो 100 में से एटलीस्ट 90 या फिर मतलब मैक्सिमम नंबर आप कह सकते हैं कि वो उसी पर्टिकुलर डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे या यूज़ करेंगे। तो ये एक एंटी ट्रस्ट नाम का जो मतलब ये इन्होंने मतलब डेवलप कर लिया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है गूगल के साथ, ये दूसरी तीसरी बार हुआ है इंडिया के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली स्टॉप्ड यूजेज ऑफ SCQ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल दी अबव। अब देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है उसको यूज़ किया जा रहा था अभी कुछ समय पहले, किसके लिए, कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। बट WHO की गाइडलाइंस के बाद मतलब ये इन्होंने मतलब पब्लिश कर दिया है कि इसका जो एक्स्ट्रा यूजेस होता है या फिर ओवर यूजेस होता है तो उससे क्या होता है, कुछ मतलब साइड इफेक्ट्स भी है। साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा मतलब हैम्पर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर नॉर्मल पर्सन की हेल्थ को, ठीक है, और इसे मतलब यूज़ ना करने की भी सलाह दी गई है। तो हाल ही में फ्रांस, इटली और बेल्जियम ने इसके यूज़ को मना कर दिया है, आने वाले समय में ये नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज़ कि इसकी जो सेफ्टी है, ठीक है, वो देखते हुए लोगों की सेफ्टी। और ये एक प्रकार का एक जेनेरिक ड्रग है, आप कह सकते हैं जेनेरिक ड्रग है, और ये एंटी मलेरियन ड्रग है, ठीक है। बेसिकली मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता था, इसीलिए अभी मतलब कुछ कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ तो लोग इसे एज़ उस ले रहे थे।
ठीक है। बट इस WHO की गाइडलाइंस के बाद कि अब हाँ इसका भी जो ओवर डोसेज है वो क्या होता है, वो साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। तो अब बेसिकली फ्रांस, इटली और बेल्जियम ने से मना कर दिया है फॉर फर्दर यूज। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सीन इन न्यूज ऑपरेशन रैप स्पीड, ओके, रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक नया एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन रैप स्पीड। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जितने भी वैक्सीन्स हों या फिर किसी भी प्रकार का डायग्नोस्टिक हो, उसको आप जल्द से जल्द बनाइए। ठीक है, तो ये किस कंट्री का ऑपरेशन है? ठीक है, बेसिकली ये कौन सी कंट्री है जो इस ऑपरेशन को चला रही है या इसको हेड कर रही है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो यूएसए। और यहाँ पे यूएसए का जो फेडरल बैंक है, ठीक है, उन्होंने इसको क्या किया है, इसको पब्लिश किया है या फिर इसको ये उसको गाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को, और आने वाले समय में जल्द से जल्द इससे रिलीफ पाने के लिए। जस्ट बिकॉज की जो यूएस है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ड्यू है इन मतलब जो एंड ऑफ द ईयर है उसमें, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किसी भी प्रकार से मतलब आप समझ रहे हैं मतलब अपने कैंपेनिंग में मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो ब्लेम करना हो, चाइना को ब्लेम करना हो, या फिर इंडिया पे सैंक्शंस लगाने हो, या फिर डिफरेंट फोरम से वॉकआउट करना हो, ठीक है, या फिर ट्विटर का से उनका इशू हो। अभी आपने हाल ही में देखा होगा उनका एक ट्विटर से इशू चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया को थ्रेटन करने की बात हो, मतलब ही कैन ट्राई ईच एंड एवरी बिट। ठीक है, जस्ट बिकॉज मतलब कहीं भी वो पोक करेंगे, ही हैज अ पोकिंग फिंगर। ओके, मतलब हर कंट्री के इश्यूज पे उनको बोलना है, हर चीज में उनको जाना है और हर जगह उसको उनको टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो ये उनके डिफरेंट मेजर्स हैं जो अभी तक मतलब सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट अगर आप बोल रहे हैं यूएस में तो अभी तक यही है, चाहे वो अपनी बातों से हो, अपने ट्वीट से हो या अपने एक्शन से हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली ऑपरेशन है किसका, यूएसए का। Next question is recently which of the following tech giant, okay, again a tech giant eyeing for 5% stake in Idea Vodafone, okay, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आइडिया वोडाफोन एक टेलीकॉम कंपनी है, कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, और इसके बाद रिलायंस जियो और एक और है एयरटेल। ठीक है, बेसिकली ये तीन कॉम्पिटिटर है मार्केट में जिसमें ये दोनों काफ़ी कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, और ये ऑलमोस्ट ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंचेस ये थोड़ा मतलब मार्केट से भी बाहर है, चाहे एयरटेल और वोडाफोन की बात कही जा रही है। तो अब ये स्टेप उठाया है किसने, गूगल ने। गूगल ने क्या करा है, सोच रहे हैं वो अभी, खैर इसको मतलब पुष्टि नहीं हुई है कि वो 5% स्टेक यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये जो वोडाफोन जो ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, और आइडिया एक इंडियन कंपनी है, तो ये एक फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है जहाँ पे एडीआर्स जो थे, एडजस्टर्स मतलब जो एजीआर एक ड्यूज थे, ठीक है, जिसको देना था इन कंपनीज को, तो यहाँ पे इन तीनों कंपनी में सबसे कम था जियो का। ठीक है, और ये दोनों कंपनीज का था ज्यादा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इनको ये देना ही पड़ेगा, जो इनके रेवेन्यूज हैं, जो शॉर्ट मतलब जो स्पेक्ट्रम लिया था, ये यूज किया था, उसको पे करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसके कारण इनको ओवरनाइट काफी क्रंचेस देखने पड़े थे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो गूगल इज आइंग फॉर 5% वोडाफोन आइडिया स्टेक। तो ये हाल ही में अभी बात कही जा रही है और ये आने वाले समय में इसमें डील कर सकते हैं। तो जैसे भी ये फिर ये आर्टिकल या फिर ये न्यूज़ ग्रो करेगी तो हम यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एफडीआई फ्लो इन इंडिया इज इंक्रीज्ड फॉर 1920। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर 1920 है उसमें जो एफडीआई फ्लो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो हाईएस्ट किस नेशन से आया है या किस सोर्स नेशन से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव किया गया है, तो एफडीआई में मतलब इंक्रीज हुआ है 13% का टू $50 बिलियन। ओके, हाईएस्ट फ्लो इन सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है विगत वर्ष में या बीते हुए वर्ष में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे रैंकिंग है, ठीक है, जहाँ पे मॉरिशस भी है, नीदरलैंड भी है। तो बेसिकली ये फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर, सेकंड नंबर पे मॉरिशस, थर्ड नंबर पे नीदरलैंड्स, और फिर ये सोन, कैमन आइलैंड्स, फिर जापान, फिर फ्रांस, फिर तो ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरऑल्ट है कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे इनको एक प्रकार का एक मेजर बूस्ट चाहिए इन कमिंग ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्ट्रास्ट टू रिसेंट क्राइसिस इन हांगकांग, बेसिकली हांगकांग में क्राइसिस चल रहा है जस्ट बिकॉज उनकी सोवरेनिटी से रिलेटेड, और वो अपने मतलब अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, जहाँ पे चाइना ने उन पे एक डेक्रोनियन लॉ आप कह सकते हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ को इम्पोज कर दिया है कि वहाँ पे मतलब अब आप कुछ बोल नहीं सकते, मतलब बेसिकली टू एंड डेमोक्रेसी, जस्ट बिकॉज की जो चाइना है वो एक प्रकार की ऑटोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, जहाँ पे एक ही पार्टी रूल करती है, ओके, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये जो
कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, हांगकांग की, तो ये इनको इंडिपेंडेंस किससे मिला है? बेसिकली इनको इंडिपेंडेंस मिला है 1997 में, ठीक है? मगर किससे मिला है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश से, और जब ब्रिटिशर्स हांगकांग को छोड़ के गए थे, तो वो इसी शर्त पे छोड़ के गए थे और ये कहा था चाइना से कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है हांगकांग का, ये इंडिविजुअल रहेगा। जिस प्रकार अगर भारत में जम्मू कश्मीर के पास अभी मतलब इस पर्टिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन के पहले के स्पेशल राइट्स थे, ओके, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, एट टाइम्स उनका खुद का फ्लैग भी था, ये भी कह सकते हैं, ड्यूल सिटीजनशिप थी वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे स्पेशल राइट्स उनको मिले हुए थे। उसी प्रकार हांगकांग को भी बहुत सारे स्पेशल राइट्स मिले थे, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, चाइना धीरे धीरे उनके जो राइट्स है उसको कर्टेल कर रहा है, जिस प्रकार वो ताइवान में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, साउथ चाइना सी में प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इंडिया के साथ जितने कॉन्फ्लिक्ट्स है वहाँ पे वो कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली ट्रीट कर रहा है अपने बॉर्डरिंग नेशंस या फिर अपने नेबर नेशंस के साथ, ओके। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है ब्रिटिश। तो अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। चाइना ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब लॉ पास किया है, हांगकांग लॉ जिसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये अपने आप को मतलब ये एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, जहाँ पे वो वॉइसेस को कर्टेल करेंगे और आर्मी का यूज़ करेंगे, कहाँ पे, हांगकांग में। और काफ़ी प्रोटेस्ट हांगकांग में देखा गया है कुछ समय पहले, 4-5 दिनों से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ओके, स्टेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट आप कह सकते हैं, मेड हिंदी इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कोर्ट। कोर्ट में काम करने के लिए हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज किस राज्य के द्वारा बनाई गई है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है हरियाणा। तो हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट को, इसको यहाँ पे कहाँ चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, कि एक लॉयर ने वहाँ पे प्ली फाइल की है और ये कहा है ये ऐसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली जो आर्टिकल 343 है वो डील करता है किससे, लैंग्वेजेस से, ठीक है, और यहाँ पे पूरी लैंग्वेज की बात कही जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मतलब हरियाणा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2020 यहाँ को क्या बोला है, ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्बिट्री इन नेचर है, जस्ट बिकॉज की हिंदी एज अ होल सोल ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन इन न्यूज एफडीआई फ्लो इन इंडिया। ये क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स, ओके। हाँ, रिसेंटली जीडीपी ग्रोथ फॉर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920, ठीक है, तो मतलब ये अपने 11वें साल में सबसे ज़्यादा लो है। जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा लो है अपने 11वें साल में, कौन से क्वार्टर में, 4th क्वार्टर में। तो आपको आइडेंटिफाई करना है मतलब वो कौन सा परसेंटेज है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो है ऑप्शन नंबर बी 3.1%, ठीक है। ये तो बात हुई Q4 की, जो कि पूरे मतलब पिछले 11 सालों में सबसे लोएस्ट है, ठीक है। और जो जीडीपी है, मतलब जो करंट जीडीपी, ओवरऑल जीडीपी ऑफ द ईयर है, तो वो ये है, करेक्ट ऑप्शन ये है। बट ओवरऑल जीडीपी 4.2% है। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, जीडीपी ग्रोथ स्लोस टू 11 ईयर लो टू 4.2%, और जो Q4 का जो स्लम है वो हुआ है 3.1% से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 243 के रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिकल 243 के की बात कही जा रही है, तो किससे रिलेटेड है? तो ये ऑप्शन है इलेक्शन ऑफ पंचायत, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आंध्र प्रदेश को रीइंस्टेट करना पड़ेगा रमेश कुमार को एज अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब ये हुआ कैसे? अब ये इसलिए हुआ कि आंध्र प्रदेश में मतलब जो पंचायत राज मतलब, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्शंस ड्यू थे, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए इलेक्शंस ड्यू थे। तो क्या हुआ, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने ये बोला कि अब अभी जो कोविड चल रहा है तो इसके कारण ये उस पर्टिकुलर इलेक्शंस को नहीं करा सकते और इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाए कुछ समय के लिए। तो जो वाईएसआर कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है, उन्होंने ये एलिज किया कि हम उस समय इलेक्शन जीत सकते थे और मैंडेट हमारी तरफ था, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर मतलब व्यक्ति ने क्या किया, उस इलेक्शन को आगे फॉरवर्ड कर दिया। और ये जो पर्सन है ये प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा, जो उनकी सरकार थी उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया जहाँ पे इनका जो टेन्योर है उससे 5 साल से लेके 3 साल तक का कर दिया। एक ऑर्डिनेंस के द्वारा गवर्नर से एक ऑर्डिनेंस पास कराया और वहाँ पे इनके टेन्योर को वहाँ पे 5 साल का था जो उसे 3 साल का कर दिया। और साथ ही साथ इनकी जगह एक 77 ईयर्स ओल्ड के एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को इनकी जगह पे बैठा दिया, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, रिटायर्ड जज को वहां पे बिठा दिया जिनका नाम है जेके महेश्वरी को, ठीक है, मतलब सॉरी जेके महेश्वरी नहीं है, जस्टिस एमएस स्वामीनाथन मूर्ति को बता दिया, ठीक है, रिंस्टेट कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने
हाईकोर्ट को अप्रोच किया और वहाँ पे ये कहा कि ये जो मेरा टेन्योर का कंटेनमेंट हुआ है 5 साल से 3 साल, ये एक मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि जो टेन्योर होता है उसकी सुरक्षा होती है। टेन्योर इज़ प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इनकी जो जॉब है उसके सामने आके इनके टेन्योर को कर्टेल नहीं कर सकता, फर्स्ट। सेकंड, जो इन्होंने किया है वो पूरा मतलब एक पूरे मैंडेट और पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ था, जस्ट बिकॉज़ कि जो पैंडेमिक था वो पूरे देश में था और उस सिचुएशन में इलेक्शन कराना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ओके, तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हाँ, रमेश कुमार वाज राइट, ठीक है, और आपको उन्हें वापस से रीइंस्टेट करना पड़ेगा एज अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, विथ इमीडिएट इफेक्ट। ये कहना है किसका? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्शन ऑफ पंचायत्स। Who is awarded with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award? तो हाल ही में किसे मतलब जो ये prestigious UN यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है, किसे मिला है? ये मिला है मेजर सुमन गवानी को। ओके, तो बेसिकली इन्हें सर्व किया था एज अ पीस कीपिंग मिशन। कहाँ पे सर्व किया था ये भी पूछा जा सकता है, तो ये किया था साउथ सुडान में। ओके, और इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड रोजगार सेतु स्कीम? तो रोजगार सेतु स्कीम किस राज्य के द्वारा हाल ही में मतलब लॉन्च की गई है? तो ये ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये हाल ही में मतलब लॉन्च किया गया है, जस्ट बिकॉज की जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो बैक टू पवेलियन आ गए हैं, यानी अपने स्टेट पे रिटर्न आ गए हैं, तो अब उनके रोजगार से रिलेटेड इस पे बात कही गई। बेसिकली इस स्कीम के द्वारा होगा क्या, ये किसी भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बात करेंगे और फिर वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट होगा या डिप्लॉयमेंट ऑफ लेबर्स होगा, ये नेटिव लेबर्स को पहले प्रेफरेंस देंगे रादर देन कि किसी पर्टिकुलर दूसरे स्टाफ को एंगेज कराने से पहले या फिर हायर करने से पहले। ओके, Recently, first CM and bureaucrat turned politician Mr. Ajit Jogi passed away. He hails from. तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली फर्स्ट सीएम और ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन जिनका नाम है अजीत जोगी, वो गुजर गए, वो किस स्टेट से थे? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ओके, तो ही हेल्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ और हाल ही में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। तो ये बेसिकली पर्सन इन न्यूज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी नॉमिनेटेड फॉर खेल रत्न रिसेंटली? तो रिसेंटली खेल रत्न के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया है खेल रत्न के लिए, प्लस यहाँ पे शिखर धवन और ईशांत शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए भी यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। तो ये अगर मतलब इन्हें ये मिलेगा तो ये चौथे भारतीय हो जाएंगे, किसके बाद? विराट कोहली, MS धोनी और सचिन तेंदुलकर के बाद ये चौथे हो जाएंगे जिन्हें खेल रत्न मिलेगा, राजीव गांधी खेल रत्न। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। प्लीज़ गिव योर फीडबैक्स, ठीक है, फीडबैक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आने वाले लेक्चर्स को क्रिएट करने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर। हमारे चैनल पे एक पॉलिटी सीरीज चल रही है जो भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन की गई है, तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए।